अप्रॉक्स मॉडल जो है ना, इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। जब आपके पास अब कोई रास्ता ना बचा, अगर रास्ता बचे हुए हैं, अगर आपके पास पूरा आपने पढ़ रखा है, तो ये पूरा रिवीजन करना है भाई एज अ क्लास। अगर डीसी मशीन की बात करूं तो यार डीसी मशीन का पूरा डीसी मशीन महज 2 इक्वेशन पे सॉल्व हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे पता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को लेकर के आपके मन में इस समय तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे कि अपकमिंग गेट एग्जाम में आप इलेक्ट्रिकल मशीन में किन टॉपिक्स पे फोकस कर लें, अगर अब तक पूरा नहीं पढ़ा है तो, और अगर सर पढ़ लिया है तो किन टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहिए, किनका रिवीजन में क्या चीज ज्यादा ध्यान देने वाली है। तो मैंने जो एनालिसिस करी है उसके हिसाब से मैं आपको आज अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूं कि यार कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो पूरे गेट एग्जाम में जितना भी ओवरऑल आपके क्वेश्चंस अभी तक में पूछे गए हैं, उनके एनालिसिस करके हम ये जरूर पाते हैं कि क्वेश्चन जब भी फ्रेम किया जाता है वो एक कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने का मतलब क्या है, जैसे कि आप पाओगे कि इलेक्ट्रिकल मॉडल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन वो क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस डाल देंगे, जैसे कि इंपीडेंसेस हो सकता है निग्लेक्ट हो, कभी हो सकता है आपके इंपीडेंस जो है वो आपके प्राइमरी के सेकेंडरी के इंपीडेंसेस प्रेजेंट हैं लेकिन मैग्नेटाइजिंग ब्रांच निग्लेक्टेड है। तो ये जो सर्टेन सेट ऑफ स्पेशल कंडीशंस है ना, इनका बड़ा ध्यान रखना है आपको। अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट बैठता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ट्रांसफॉर्मर से शुरुआत कर लेते हैं और आपको एक एक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉसिबल हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता जाता हूं। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिकल मॉडल, इसमें आप अप्रॉक्स मॉडल जो है ना, अप्रॉक्स मॉडल जो है ना, इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगा लेना। कैसे लगाओगे, देखो इसको इसके साथ आप मर्ज कर सकते हो रेगुलेशन के साथ। रेगुलेशन और इफिशियंसी, ये जो दो टॉपिक है ना, वो जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल मॉडल पढ़ोगे आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन लगाने से ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चन, गेट का खुद का पीवाईक्यू ही है, आप पीवाईक्यू ही गेट का लगा लीजिएगा। बढ़िया से एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिएगा, जहां पे भी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चाहो तो मेरा जो है यूट्यूब का क्रैश कोर्स देख सकते हो। उसमें सिर्फ आप अगर रेगुलेशन भी देखोगे ना, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल मॉडल देख के सीधे आप रेगुलेशन देखोगे, सफिशिएंट रहेगा। आपको पूरा इलेक्ट्रिकल मॉडल साथ ही साथ पूरी परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर समझ में आने लग जाएगा, एक या दो न्यूमेरिकल सही। इसके बाद मैं बात करूं तो यार लॉसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से कोर लॉसेस। कोर लॉसेस की बात करें तो देखो कोर लॉसेस, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस पे फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस ऑफ इफेक्ट होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये बहुत पूछता है, ठीक है। वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है तो क्या होगा, वी बाय एफ रेशियो नॉट कांस्टेंट है तो क्या होगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है गेट के लिए। इफिशियंसी और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हार्डली आधे घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे मान लो, चलो इफिशियंसी और आपका जो है ये एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन में आप इफिशियंसी समझ जाओगे। टेस्टिंग पढ़ने में आपको हार्डली आधे से 1 घंटे का टाइम लगने वाला है। इसके बाद बात करें वोल्टेज रेगुलेशन, तो मैंने आपको बताया 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो रेगुलेशन भाई साहब डन है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका आत्मा समझना है रेगुलेशन का, कि रेगुलेशन में हो क्या रहा है, हम कैसे नो लोड वोल्टेज लगा रहे हैं या फिर हम रेटेड वोल्टेज लगा रहे हैं। नो लोड वोल्टेज, नो लोड पे हम रेटेड वोल्टेज लगा रहे हैं या हम फुल लोड पे रेटेड वोल्टेज चाहते हैं। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई। लेकिन आप गेट में जब पूछेगा तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर कभी हमको आर पर यूनिट नहीं दिया है, वैल्यूज दे रखी है, तो आर पर यूनिट कैसे निकालेंगे, एक्स पर यूनिट कैसे निकालेंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए 3 फेज एज वेल एज सिंगल फेज। अब बात कर लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ये इस साल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ये ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन क्रिएट करने जा रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन आ सकता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को कंपेयर करा सकते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से इन सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो भाई साहब ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है।
खासतौर से टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जब ऑटो ट्रांसफार्मर बनता है तो उसकी केवीए रेटिंग पे क्या असर पड़ता है, कंडक्टिव पावर ट्रांसफर क्या है, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर क्या है, इफिशियंसी पे क्या असर पड़ता है, लॉसेस पे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने ये वाली चीजें देख ली तो भाई साहब आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए 2 से 2.5 घंटे आपके सफिशिएंट है। तो पूरे ट्रांसफार्मर में अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज के लिए आपके लॉसेस और इफिशियंसी और रेगुलेशन सेम रहने वाला है, तो क्योंकि वो पर फेज बेसिस पे देखते हैं। इसके बाद में आपसे अगर बोलूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है आपका एक पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन आपका इस साल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। पैरेलल ऑपरेशन में महज 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। इक्वल वोल्टेज रेशियो का क्वेश्चन करिएगा, और मैं आपको ये बता दूं कि पैरेलल ऑपरेशन की सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस है, किन कंडीशंस में पैरेलल ऑपरेशन करते हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन। देखो मैं कितने क्वेश्चन बोल रहा हूं। रेगुलेशन पे 2 क्वेश्चन, जब रेटेड वोल्टेज आपको चाहिए फुल लोड पे और जब नो लोड पे रेटेड वोल्टेज लगाया, बस इतने में समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मॉडल अप्रॉक्सीमेट वाला, वो टेस्टिंग में भी आपको दिखाई दे जाएगा, तो आप सीधे टेस्टिंग से ही पढ़ सकते हो, वहीं से इलेक्ट्रिकल मॉडल नजर आ जाएगा। एमएमएफ और ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ पर टर्न, ये थोड़ा सा देख लेना कि क्या होता है। उसके बाद इफिशियंसी, एक क्वेश्चन में आपको इफिशियंसी समझ में आ जाएगा। टेस्टिंग जब आप पढ़ोगे उसके जस्ट बाद आप इफिशियंसी वाला पार्ट देखने के लिए एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। कोर लॉस वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट पे कर लीजिएगा और वी बाय एफ रेशियो नॉट कांस्टेंट पे कोर लॉसेस में क्या असर पड़ता है ये ध्यान ले लीजिएगा। चेंज इन लोड के साथ कॉपर लॉस पे क्या फर्क पड़ता है ये ध्यान दे दीजिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑटो ट्रांसफार्मर का, प्लस आपका जब केवीए जो है कितना होगा अगर हम एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इफिशियंसी पे क्या असर पड़ता है, लॉसेस पे क्या असर पड़ता है, व्हेन वी कनेक्ट अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज अ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड हाउ वी कैन कनेक्ट। एक क्वेश्चन और 2 से 2.5 घंटे का आपका थ्योरी का पार्ट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। पैरेलल ऑपरेशन महज एक क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए, इक्वल वोल्टेज रेशियो का। ये मैं तब बता रहा हूं जब आपके पास अब कोई रास्ता ना बचा। अगर रास्ता बचे हुए हैं, अगर आपके पास पूरा आपने पढ़ रखा है तो ये पूरा रिवीजन करना है भाई, एज अ क्लास पूरा रिवीजन करिएगा। बट जिन लोगों को ऐसा लगता है सर एकदम इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत लो समय में इसको जो है कैसे कवर अप करूं, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन के बाद आपका आ जाता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखो 3 फेज ट्रांसफार्मर एक काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें अनबैलेंसिंग आपकी नहीं आती, इसमें सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन आते हैं। तो यार कनेक्शन के लिए अगर आपको फेजर डायग्राम समझ आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। 1-8% ये है कि एक साइड का सप्लाई वोल्टेज देकर दूसरे साइड का सप्लाई वोल्टेज का एंगल डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 फेज ट्रांसफार्मर आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। अगर आप 1% बहुत डर लगने लगे और आपके पास समय कम है तो आप ये कर सकते हो कि चलो ठीक है भाई, इसको हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक, पहले इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम जो है वो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर पे फोकस कर लेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये उन सब के लिए है जिनको लग रहा है कि अब जो समय बचा है उसमें कैसे इस बड़े सब्जेक्ट को हम लोग कवर करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आई बेटा 100%। अगर आपने ठीक से मेरी बात को समझ लिया तो इतने टॉपिक के बाहर अभी तक में मैंने नोटिस किया है कि कुछ खास नहीं गया है। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी कभार पूछता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर एज अ मैग्नेटिक सर्किट से। अब अगर आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है सर हम रिवीजन तो करेंगे, तो पूरा रिवीजन तो पूरा करना है। अगर आपने पढ़ा है तब तो कुछ मत छोड़िएगा, पूरा रिवाइज करिएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये हो सकता है कि आप चाहो तो भाई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं है, कम चांसेस हैं और लास्ट टू लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि आप स्किप कर सकते हो। स्किप करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मतलब समय की पाबंदियां हैं तो आप कर सकते हो भाई, क्योंकि टाइम तो इतना ही बचा हुआ है। इसके बाद हम इंडक्शन मशीन पे आते हैं। देखो इंडक्शन मशीन को करने का, कोई भी क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा रूल रहेगा। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी स्पीड कंट्रोल से क्वेश्चन आने की है, ठीक, या स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग या आपका स्पीड कंट्रोल, इन 2 पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक है गेट में। टॉर्क का एक्सप्रेशन लो स्लिप जोन में याद रखो, यानी ऑपरेटिंग जोन में याद रखो। अगर तुम्हें इतना याद रहता है ना, तो बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के इक्वल होता है अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। टॉर्क के एक्सप्रेशन से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये तो तब है जब आपका
अप्रोक्सीमेट टॉर्क का एक्सप्रेशन है। अब इसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, पहले सबसे पहले इंडक्शन मशीन में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड देख लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड यानी अगर सप्लाई स्टेटर को दिए तो क्या होगा, अगर सप्लाई रोटर को दिए तो क्या होगा। ठीक है, मैं आपको आज ही एक रामबाण बता देता हूं, चाहे कहीं से भी सप्लाई देंगे, हमारे जो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होगी उसमें स्लिप फ्रीक्वेंसी जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी, स्लिप फ्रीक्वेंसी जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब सप्लाई स्टेटर में दोगे तो रोटर उधर ही घूमेगा जिधर फील्ड घूम रही है, जब सप्लाई रोटर में दोगे तो रोटर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड घूमेगा। जब सप्लाई स्टेटर को दोगे तो उधर ही घूमेगा जिधर फील्ड घूम रही है, और जब सप्लाई रोटर को दोगे तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड घूमेगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा इंडक्शन मशीन की समझ डेवलप हो जाती है। इसके बाद पावर फ्लो की बात करें तो पावर फ्लो इन इंडक्शन मशीन, जो कि आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रिकल मॉडल और पावर फ्लो, इलेक्ट्रिकल मॉडल और पावर फ्लो, अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो हार्डली ये 45 मिनट्स के टॉपिक हैं, आप इन्हें बड़े आराम से देख सकते हो, आप अप्रोक्सीमेट मॉडल तक पहुंच जाओगे। इलेक्ट्रिकल मॉडल एग्जैक्ट एक बार देख लेना, बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसा ही होता है, बस आपका जो है मैकेनिकल लोड रेफर टू इलेक्ट्रिकल साइड में कैसा दिखता है और कैसा उसका इफेक्ट होता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पावर फ्लो इन इंडक्शन मशीन बहुत आसान है। इसके बाद बात करें नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट, इससे जो आपको अप्रोक्सीमेट मॉडल मिलता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। ठीक, इसके बाद बात करें स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर और स्टार्टिंग। इसमें अगर मैं बात करूं तो केज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हार्मोनिक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, बट चूंकि बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बाहर रखा है। ये बहुत ही आसान है, मेरे हिसाब से आप 10-12 घंटे दे दो अगर ना, और एक अच्छा सा आपको हेल्दी सा कोई रिवीजन वाला लेक्चर मिल गया तो आपका काम बन जाएगा। और हर एक टॉपिक पे, इस वाले टॉपिक्स पे आप एक एक क्वेश्चन लगा लो। ये एक क्विक वे बन सकता है जिन लोगों ने नहीं कवर किया है, लेकिन जिन लोगों ने कवर किया है उनको मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज आपने अपना टाइम डिवोट किया था तो अब आप ये मत सोचिएगा कि यही टॉपिक केवल पढ़ने हैं, पूरा पढ़ना है। ये वो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं जिनको एटलीस्ट पढ़ लिया जाए तो काम बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीसी मशीन। अगर डीसी मशीन की बात करूं तो यार डीसी मशीन का पूरा डीसी मशीन महज 2 इक्वेशन पे सॉल्व हो जाता है, टॉर्क और ईएमएफ की इक्वेशन। तो यार ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बहुत आसान है। EA इज इक्वल टू K डैश फाई ओमेगा M या K फाई N, इसको बोलते हैं EA, और आपका जो है वो टॉर्क होता है K डैश फाई IA। तो भाई साहब ये 2 इक्वेशन याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा स्टडी स्टेट कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर होता है। हमेशा टॉर्क के एक्सप्रेशन से करंट निकालेंगे और स्पीड के एक्सप्रेशन में रखेंगे। अगर इन चीजों को आप याद रख पाओगे तो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिकल मॉडल हर एक का पता होना चाहिए कि भाई शंट कैसे है, सीरीज कैसे है, क्योंकि उसके बाद तो केवीएल केसीएल के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, इसमें खास तौर से मैं बोलूंगा डीसी सीरीज पे ध्यान दे लेना, सीरीज मोटर पे ध्यान दे लेना। अगर डीसी सीरीज मोटर पे ध्यान ले लोगे तो बहुत ही आप ये मान के चलो कि आसान हो जाएगा। इसमें डीसी सीरीज मोटर में सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग एक बार देख लीजिएगा, और स्पीड कंट्रोल में शंट फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर जरूर से आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी वोल्टेज कंट्रोल में तो आपके लिए आसान रहेगा, चाहे वो डीसी सीरीज हो या डीसी सीरीज तो सारे ही देखने या सेपरेटली एक्साइटेड हो। ठीक है, कंपाउंड मशीन से इसमें क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा है नहीं पूछा गया है, अलग से कंपाउंड मोटर्स डिफाइन भी नहीं किया गया है, तो कंपाउंड पे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक जरूर से देख लीजिएगा, सीरीज मोटर की। ठीक है, शंट जनरेटर और सीरीज मोटर, इन 2 की कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिएगा। इसके बाद लॉसेस, इफिशियंसी एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है ये आप डीसी मशीन में पढ़ लीजिएगा। ब्रेकिंग डीसी मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली पूछा जाने वाला टॉपिक है, बट ठीक है, अगर आपने पूरा डीसी मशीन पढ़ा है तो उसमें आपका जो है
ब्रेकिंग भी एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। खासतौर से आपका प्लगिंग जो है वो ब्रेकिंग में एक पार्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी इस पूरे में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अलग से पढ़ने की नीड आपको पड़ने वाली। स्टार्टर्स ऑफ डीसी मोटर्स नहीं है, पिक्चर में बाहर है, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सिर्फ उसके लिए कह रहा हूं जिसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है भाई। अब आपका दिसंबर आ गया है, एक महीने का टाइम बचा है। मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, तो ये 200 घंटे का 250 घंटे का सब्जेक्ट है, तो आप 200-250 घंटे तो नहीं दे सकते। जो 200-250 घंटे इस बार 2025 के लिए नहीं दे सकते, उनको मैं बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूं। रिवीजन करते समय जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ा, उनको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही टॉपिक पढ़ने से काम बन जाना है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, तो आप 4, 5, 6 मार्क्स तक का काम कर सकते हो सकता है 10 भी पा जाओ अगर सब कुछ ऐसा ही चला गया तो, ठीक है। सो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जिसने सब कुछ पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से रिकॉल करना है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं सिंक्रोनस मशीन। यार सिंक्रोनस मशीन से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। अब पूछते भी हैं ये हर बार, लेकिन अभी जैसा मैं लास्ट कुछ ईयर से देख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन सिंक्रोनस मशीन से नहीं पूछे हैं। मुझे लगता है 2025 के लिए ये सिंक्रोनस मशीन आपकी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। 2025 के लिए सिंक्रोनस मशीन इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अब इसमें आपका कौन से ऐसे पोर्शन है जिनको आपको अगर रिवीजन करना है तो भी, और अगर आपको नया फ्रेश पढ़ रहे हो तब भी, कौन से ऐसे टॉपिक हैं? तो पहला टॉपिक तो ये हो गया कॉइल पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी केडी और केसी। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये ध्यान दे देना कि इस फॉर्मूले में कंडीशंस क्या हैं nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करने की, या अगर आपका nth हार्मोनिक प्रेजेंट है तो रिलेशन क्या है, ठीक है ना। इसके साथ में इंड्यूस डीएमएफ फॉर nth हार्मोनिक टू इंड्यूस डीएमएफ फॉर फंडामेंटल, maximum flux density of nth harmonic to maximum flux density of fundamental multiplied by kc of nth harmonic into kd of nth harmonic upon में kc of nth kc of fundamental into kd of fundamental। ये यार एक सिंपल सा रिलेशन nth हार्मोनिक वर्सेस फंडामेंटल वोल्टेज का पता होना चाहिए। जब भी कभी आपको फेज वोल्टेज पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ फंडामेंटल इंड्यूस डीएमएफ ही नहीं बल्कि हार्मोनिक इंड्यूस डीएमएफ भी पिक्चर में आएंगे, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब लाइन टू लाइन लेते हैं तो हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्मेचर रिएक्शन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत आसान है कि भाई जैसा आप जनरेटर का पढ़ोगे उसका जस्ट उल्टा मोटर में रहेगा, लीडिंग और लैगिंग के लिए। यूनिटी पावर फैक्टर पे दोनों ही क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होते हैं। तो ये आर्मेचर रिएक्शन वाला पार्ट बहुत आसान है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स का टॉपिक है। इसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखो ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए है, अलग से डिफाइंड तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन पहले इन्होंने पूछा है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस या अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बारे में पूछता है, उस केस में आपको ये हेल्प आउट कर सकता है। ये प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछा गया टॉपिक है, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छा है, इस टॉपिक को भी पढ़ लेना आप। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मॉडल और पावर फ्लो पर फेज बेसिस पे हमेशा चलेंगे, तीनों फेजेस हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। अगर 3 फेज पूछता है तो ध्यान रखना कि पर फेज और 3 फेज को कैसे हम लोग डील करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मॉडल और पावर फ्लो आपको इलेक्ट्रिकल मॉडल पे ही नजर आ जाएगा। पावर फ्लो के बाद आपको पावर एंगल इक्वेशन मोटर और जनरेटर दोनों में, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल दोनों की पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आप बहुत आराम से अपने सिंक्रोनस मशीन का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो। जैसे कि एक्साइटेशन सेम रखते हुए अगर लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोड को सेम रखते हुए एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। दोनों के केस में, मोटर में और जनरेटर में, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, वो इक्वेशंस हैं, उनका आप ध्यान दे लेना। देखो चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, जो ईएमएफ इक्वेशन है ना, उसका हमेशा ध्यान आपको रखना है। ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी, बोले सर ईएमएफ इक्वेशन हमारी होती है रूट ओवर ऑफ वी कॉस फाई प्लस माइनस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस ऑफ वी साइन फाई प्लस माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना जो तुम्हारा प्लस वाला सिंबल है वो किसके लिए यूज होता है, जनरेटर के लिए। यहाँ वाला जो प्लस वाला सिंबल है वो ओवर एक्साइटेड के लिए।
माइनस वाला सिंबल मोटर के लिए, यहाँ पे माइनस वाला सिंबल अंडर एक्साइटेड के लिए। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपको बोली ना, अगर आप इनको याद रखते हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलिए लगा रहने देते हैं। इसके बाद आता है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर आप लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के नाम का टॉपिक अपने पावर सिस्टम में भी पढ़ते हो, तो ये दोनों जगह काम आ जाएगा, यानी एक से दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैरेलल ऑपरेशन वाले पार्ट को भी ध्यान से देख लेना है। सेलिएंट पोल मशीन में मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए सेलिएंट पोल मशीन का पावर एंगल इक्वेशन, और आपको साथ ही साथ विद एक्साइटेशन और विदाउट एक्साइटेशन मैक्सिमम पावर की कंडीशन का पता होना चाहिए। इतना ही आपको अगर आ जाए तो आप आराम से सिंक्रोनस मशीन के जो क्वेश्चन आएंगे वो करने में केपेबल हो। ये मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो कि नंबर ऑफ ईयर्स के क्वेश्चंस को वेरीफाई करके बनाया हूं। ठीक है, कि यार किस टाइप से कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। देखिए ये विद इन द टॉपिक्स ये काफी बड़ा होने वाला है, ये कम से कम आपको 20 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि कुछ आप क्वेश्चन भी करते हो तो समय लगता है। अब सोर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या आप ऑप्ट करोगे? मेरे हिसाब से आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है और कैसे सॉल्व हो रहा है उसको बढ़िया से समझना है, ताकि उससे एडजेसेंट कुछ भी अगर उसके इर्द गिर्द कुछ भी अगर आता है तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और बाकी जो लोगों को रिवीजन करना है, भाई साहब रिवीजन की एक टेक्निक बहुत जल्दी बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि सर इन टॉपिक्स को कैसे जल्दी से जल्दी कवर कर लें और टॉपिक्स के साथ में कैसे हम अपने आप को मर्ज आउट कर लें, तो यार मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी क्या मैं बोलूं, 14th से ही आपका स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन का क्रैश कोर्स। तो एक क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें अगर आप फॉलो कर लो, 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं, और 10-12 दिन के अंदर मैं मशीन का जो है वो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कराने वाला हूं। तो वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल हो सकता है। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर बन सकता है। ठीक है, और दूसरा जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है उनका एक प्रॉपर रिवीजन हो सकता है। अगर कहीं कोई डाउट आपके मन में मशीन को लेकर के उठता है तो आप मुझे @electrical machine वरुण सर PW पे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, सो चलो होपिंग कि आपको ये जो पूरी बात है वो समझ में आई है। मैंने डिफरेंट ईयर्स ऑफ गेट के पेपर को एनालाइज करके आपको बताया था। जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका सब कुछ सेम है, सिवाय 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको नहीं पढ़ना, ऑटो ट्रांसफार्मर आपको नहीं पढ़ना। ठीक, इंडक्शन मशीन पढ़ना है 3 फेज वाला, ठीक है, और आपको डीसी और सिंक्रोनस नहीं पढ़ना है। तो आपके लिए चीजें बिल्कुल आदी हैं, बिल्कुल ठीक है। इतना याद रखिए और बढ़िया से जो है अपनी जो भी रिवीजन है उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। कोई भी डाउट होता है मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारा प्यार आप लोगों को।